Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। आज हम मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से IUCN के बारे में कुछ पढ़ेंगे। वैसे तो IUCN एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, बट आज का हमारा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो IUCN इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN। इसको बनाने में यूनेस्को का एक बहुत बड़ा हाथ था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड। नाउ व्हाट इज IUCN? It is a global authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it। मतलब नेचर की हर कंपोनेंट का क्या स्टेटस है, क्या वो प्रोटेक्टेड है या फिर उसे बेहतर कंजर्वेशन की और बेहतर केयर की ज़रूरत है, इसके बारे में IUCN हमें बताता है और कैसे उसे कंजर्व किया जाए वो प्रोटोकॉल्स भी बताता है। It is composed of both government and civil society organizations जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CSO। What are civil society organizations? इसी तरह के जैसे कि IUCN हो गया, WWF हो गया, यूनेस्को हो गया, दीज आर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। सो गवर्नमेंट और CSO दोनों को मिला करके IUCN का काम पूरा होता है। Now, what are the fields where IUCN actually works? Biodiversity, business, climate change, freshwater, security, governance, nature-based solutions, ocean and coast and protected areas and land use. So basically, nature में जितने भी components होते हैं, right from the biodiversity, animals और plants, उनको लेकर के climate के ऊपर जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, एयर हो गया, ओशन हो गया, कोस्ट हो गया, इन सभी इकोसिस्टम्स का भी वो ध्यान रखते हैं। आज हमारा मेन पॉइंट ऑफ फोकस होगा ये प्रोटेक्टेड एरियाज एंड लैंड यूज। सो ये क्या है, कैसे किस बेसिस पे हम टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, उनका स्टेटस बता सकते हैं, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स गो। Now, what are protected areas? These are the geographical space or area which are recognized, dedicated and managed through legal or other effective means. कानून भी इसमें लागू होता है to achieve the long-term conservation of nature. Long-term conservation, okay? ताकि नेचर को हम लॉन्ग टर्म में कंजर्व कर सकें and the associated ecosystem services and cultural values. So basically, nature के components that are the ecosystem, इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। अंडरस्टूड? और इसमें हम कानून भी यूज कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं। सो जितने कैटेगरीज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के या फिर एरियाज को प्रोटेक्ट करने के, वो टोटल होंगे छह कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से सिर्फ कैटेगरी 1 के 2 हिस्से होंगे, बाकी सब सिंगुलर ही होंगे। ओके, कैटेगरी 1 के 1A और 1B होंगे। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। नाउ कैटेगरी 1 क्या होता है? स्ट्रिक्ट नेचर बायो रिजर्व और दूसरा होता है विल्डरनेस एरिया। 1A इज स्ट्रिक्ट नेचर बायो रिजर्व, 1B इज विल्डरनेस एरिया। इन दोनों जगहों में डिफरेंस ये है कि विल्डरनेस एरिया वाइज थोड़ा सा लार्जर होता है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व से। इन दोनों में ही ह्यूमन इंटरवेंशन नेग्लिजिबल होता है, मतलब लगभग नहीं होता है, बट स्टिल स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में एकदम ही नेग्लिजिबल होता है। हो सकता है विल्डरनेस एरिया में स्टिल थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हो जाए, केयर करने की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट कहा जाता है। इसमें जितने भी बायो रिजर्व्स आते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ओके, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता या फिर नेग्लिजिबल होता है,
ऐसे में इनका इकोसिस्टम बिल्कुल नेचुरल वे में कंजर्व्ड रहता है, दे आर अनटच्ड। ओके, नेक्स्ट विल बी कैटेगरी 2। इसमें आते हैं नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। किस तरह से ये अलग है? इनमें थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड होता है। किस लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए, रेक्रिएशनल एंड विजिटर्स अपॉर्चुनिटीज। रेक्रिएशनल मतलब मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा बहुत हम घूमने के लिए नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज में घूमने भी जाते हैं, तो इसलिए little bit of human intervention is still allowed in category 2. Now let us come to category 3. This is category 3. ये एक नेचुरल मॉन्यूमेंट या फिर फीचर को प्रोटेक्ट करता है। नेचुरल मॉन्यूमेंट एंड फीचर मतलब कोई लैंडफॉर्म हो सकता है, सी माउंट हो सकता है, सबमरीन कैवर्न हो सकता है, या फिर कोई भी जियोलॉजिकल फीचर हो सकता है जैसे कि केव। अदर लिविंग फीचर्स लाइक एंशिएंट ग्रोव्स आर आल्सो इंक्लूडेड। मतलब एक बहुत बड़ा एरिया हम प्रोटेक्ट नहीं करते, छोटा सा पार्ट जैसे कि सी माउंट। व्हाट इज अ सी माउंट? इट इज वेरी मच सिमिलर टू एन आइलैंड, बट आइलैंड का जो टॉप होता है, दिस पोर्शन, ये वाटर सरफेस के ऊपर होता है, whereas इन सी माउंट ये टॉप वाटर के नीचे होता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सी माउंट। सो ये दूसरे नेशनल पार्क बोलिए या बायोस्फीयर रिजर्व बोलिए, इनसे इनका एरिया बहुत छोटा होता है। फिर आता है सबमरीन कैवर्न। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमरीन कैवर्न, दिस वन। क्या होता है सबमरीन? मतलब ओशन के अंदर, मरीन के अंदर। ओके, पानी के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी क्रेविसेस होती हैं जहां पर एक केव जैसा बना होता है, जहां पर आप जा सकते हो। फिशेस रहते हैं, दूसरे बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं। ओके, इन्हें कहते हैं सबमरीन कैवर्न। अंडरस्टूड? लिविंग फीचर्स भी हो सकता है जैसे कि एंशियंट ग्रोव। ग्रोव्स के बारे में भी हमने पढ़ा है, दीज आर लॉन्ग रेंज ऑफ फॉरेस्ट्स जहां पर बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज कैटेगरी 4। यहाँ पर हम क्या प्रोटेक्ट करते हैं? यहाँ पे टारगेट होता है एक स्पीशीज या फिर उसका हैबिटेट। एक स्पीशीज को टारगेट करके हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा ज्यादा होता है, एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है, इतना ज्यादा कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एक्चुअली ये स्पीशीज प्रोटेक्ट होगा ही नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल MPAs और marine protected areas और zones aimed at particular species और groups, जैसे कि सी बर्ड हो गया, या फिर आप टर्टल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर शार्क्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड MPA विथ सीजनल प्रोटेक्शन मतलब आपको पूरे साल केयर करने की जरूरत नहीं होती है, उतना ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है, सीजनल प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि नेस्टिंग पीरियड आता है या फिर ब्रीडिंग सीजन आता है। मतलब ऐसे टाइम में ब्रीड करने के लिए कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि टर्टल्स वो कोस्ट पे आते हैं। जब वो कोस्ट पे आते हैं तो दूसरे एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स एंड एक्सेट्रा उन पे, छोटे बेबीज पे वो प्रिडेट कर लेते हैं। ऐसे में क्या होगा, जो स्पीशीज का नंबर बढ़ना भी चाहिए था अब वो नहीं बढ़ पाएगा, राइट? इसलिए यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है ताकि ह्यूमन उन्हें एक्टिवली प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो ये हो गया कैटेगरी 4 के बारे में। देयर इज एन एग्जांपल रिटन ओवर हियर, साउथ आरी अटोल। अटोल्स आर रिलेटेड टू कोरल रीफ्स। कुछ कोरल रीफ्स को हम अटोल कहते हैं, सबको नहीं कहते, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे सेशन में। नेक्स्ट, ये दोनों काफी सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस है। दोनों में आप लैंडस्केप या फिर सीस्केप को प्रोटेक्ट करते हो, दोनों में ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, बट इसमें मैक्सिमम होता है। ओके,
कैटेगरी 5 में लोकल कम्युनिटीज को रहने की इजाजत होती है विद इन या फिर उसके आसपास। वो लोग उस एरिया को यूज कर सकते हैं बट उसके रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए नेचर स्टिल कंजर्व्ड होता है ना। लीगली वो रिसोर्स यूज नहीं कर सकते हैं बट अगर लोकल एरियाज वहां पे, लोकल कम्युनिटीज वहां पर रहेंगी तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट वो यूज करेंगे ही। 6 में क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज रहेंगी भी, प्लस रिसोर्सेस को सस्टेनेबली यूज भी कर सकते हैं, सस्टेनेबली। ओके, दे प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स, associated cultural values and traditional natural resource management system। सो उनके कल्चरल वैल्यूज भी, उनका पुराना घर उनसे छिनता नहीं है। ओके, नाउ ये जो सस्टेनेबल यूज वाला पॉइंट है ये पूरी तरह से ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है। तभी कैटेगरी 6 में जो फॉरेस्ट पड़ते हैं, जो भी एरियाज पड़ते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज पड़ते हैं, उनकी केयर सबसे कम होती है। ओके, इसीलिए इनका इकोसिस्टम मोस्टली हैम्पर्ड होता है और नेचुरल कंडीशन में मिनिमम मेंटेन होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, दिस इज अ टेबल जहां पर आपके उसके बेसिक पॉइंट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज के टाइप्स और उनके बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है वो पता चल जाएंगे। कैटेगरी 1A एंड 1B आर स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व विल्डरनेस एरिया। ये कंपेरेटिवली बाकी सबसे लार्जेस्ट हो सकता है एंड इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें स्टिल हो सकता है थोड़ा बहुत हो। कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुअरीज आते हैं। 3 में नेचुरल मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स जैसे कि हमने पढ़ा सी माउंट या फिर केव्स एंड सबमरीन कैवर्न्स। 4 में हम स्पीशीज को और उसके हैबिटेट को टारगेट करके उससे प्रोटेक्ट करते हैं और इसमें ह्यूमन एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। 5 में प्रोटेक्टेड लैंडस्केप एंड सीस्केप होता है जहां पर लोकल कम्युनिटीज आके रह सकें, कैन लिव। Whereas in 6, protected areas with sustainable use of natural resources। यहाँ पे भी लोकल कम्युनिटीज रिसाइड कर सकती हैं और रिसोर्सेज का थोड़ा बहुत यूज होता है। नाउ ह्यूमन इंटरवेंशन का डिग्री इस तरह से बढ़ रहा है, राइट? इसलिए इकोसिस्टम बेस्ट मेंटेन होता है कैटेगरी 1 में, राइट? और यहां पर लीस्ट मेंटेन्ड होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व और सैंक्चुरी के बारे में। हम ये तीनों टर्म्स काफी बार सुनते हैं, स्पेशली नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी। पर ये तीनों चीजें है क्या, क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो नेशनल पार्क में हम क्या कंजर्व करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल को टारगेट करके नेशनल पार्क को बनाया जाता है। ओके, ये सारे इन सीटू कंजर्वेशन के टाइप्स हैं, दे आर नॉट एक्स सीटू, मस्ट रिमेंबर दैट। ओके, ये सारे इन सीटू हैं। नेशनल पार्क में हम एक पर्टिकुलर प्लांट या फिर वाइल्ड एनिमल को टारगेट करते हैं कि इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, बट उसके साथ साथ उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी रह सकते हैं। वी इंश्योर उसके प्रेडेटर्स वहां पर नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर हम डियर के लिए, ओके, या फिर एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए हम लोग एक नेशनल पार्क बना रहे हैं, उस प्लांट को खाने वाला एनिमल वहां पर नहीं होना चाहिए, उस एनिमल को वहां से हमें निकालना होगा। ओके, सो ये हो गया नेशनल पार्क। एग्जाम्पल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां पर टाइगर्स को रखा जाता है। नाउ टाइगर रिजर्व्स आर नेशनल पार्क्स ओनली। रिजर्व है इसलिए इसको हमें बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं देना है। Okay, tiger reserves are names of or class of national parks. It doesn't mean that they are biosphere reserve.
सैंक्चुरी में आते हैं पहले, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व में जाएंगे। अ नेचुरल एरिया रिजर्व्ड फॉर रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर्ड या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए रखा जाता है, जैसे कि मानस बर्ड लाइफ सैंक्चुरी। ओके, यहाँ पर एक तरह के हॉर्नबिल हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। लेट अस कम टू बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज ग्रुप ऑफ एनिमल्स को देख के या फिर प्लांट्स को देख के उनको मद्देनजर रख के नहीं बनाया जाता है। ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है इन द नेचुरल वे, इन द मोस्ट नेचुरल वे, जैसे क्लासिकली एक इकोसिस्टम को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। Let us come to the general size. Biosphere reserves are the largest in size, whereas sanctuaries are the smallest in size. National parks fall in the medium range. ओन कौन करता है? बायोस्फीयर और नेशनल पार्क को गवर्नमेंट ओन करती है। सैंक्चुरी में कभी कभी प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन हो सकता है, बट वो रेयरली होता है। बाउंड्रीज दोनों के ही, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर के लेजिस्लेचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है। सैंक्चुरी का बाउंड्री स्पेसिफाइड नहीं होता, स्पेसिफाइड नहीं होता इन द सेंस मैप में उसको आप लीगली एक बॉर्डर के अंदर शो नहीं कर सकते, बट पीपल आर रिस्पॉन्सिबल इनफ कि वो सैंक्चुरी के अंदर जब तक एंटर ना करें। ओके, इंटरफेरेंस बायोस्फीयर में नो इंटरफेरेंस। ओके, कभी कभी बफर तक अलाउ कर देते हैं, बट स्टिल वो भी नहीं होता, बट बहुत कम बफर तक अलाउ करते हैं। नेशनल पार्क में भी बफर तक अलाउ करते हैं। सैंक्चुरी में थोड़ा सा ज्यादा इंटरफेरेंस अलाउड है इन दोनों में से। टूरिस्ट परमिसिबल, बायोस्फीयर में टूरिज्म इज नॉट अलाउड, वेयर इज इन नेशनल पार्क एंड इन द सैंक्चुरीज टूरिज्म इज अलाउड। ओके, अब जो हमने जोन का पढ़ा, बफर जोन, वो क्या है? बेसिकली आप ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। 3 भागों में, ठीक है। सबसे अंदर होता है कोर। कोर में ही मेनली एनिमल्स या फिर प्लांट्स रिसाइड करते हैं। ओके, इसलिए कोर तक ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं पे भी अलाउड नहीं है। एकदम लास्ट में होता है ट्रांजिशन, यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड होता है। इफ यू वांट यू कैन गो देयर। फॉर व्हाट पर्पस? रिसर्च पर्पस, स्टडी पर्पस, फॉर लिविंग पर्पस, आप रह सकते हो वहां पर। फोटोग्राफी मतलब टूरिज्म पर्पस के लिए अलाउड है सबसे ज्यादा। इन दोनों के बीच में आता है बफर रीजन। नेशनल पार्क्स में बफर तक अलाउड होता है। ओके, यहाँ पे भी कुछ हद तक लिमिटेड रिसर्च, एडुकेशन, human settlement and tourism are allowed. Another thing is monitoring. Monitoring of what? Of the animals or the wildlife. Wildlife में animals और plants दोनों आते हैं, ये याद रखना। Wildlife doesn't only mean animals. So animals कोर में मेनली होते हैं, कुछ हद तक बफर में आते हैं। इसीलिए जब हम घूमने जाते हैं हमेशा हमें एनिमल्स नहीं दिखते। ओके, वी हैव टू वेट, और कभी कभी वेट करने के बाद भी नहीं दिखते। और गाड़ियां वगैरह तो मेनली ट्रांजिशन में ही चलती हैं। गाड़ियां बहुत कम केसेस में बफर रीजन में अलाउ किया जाता है। ओके, सो दीज आर द 3 जोन्स, ट्रांजिशन, बफर एंड कोर। होप आज के इस सेशन में आपको IUCN के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। ओके, अगर आपको फर्दर और कोई भी डाउट्स हो या फिर और कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो इस टॉपिक में या इससे रिलेटेड अनदर टॉपिक से दूसरे टॉपिक्स में भी, तो आप हमें नीचे चैट बॉक्स में एड्रेस कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे मेंटोरशिप या फिर गाइडेंस की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारे सेंटर्स हैं कोलकाता के हाजरा रोड में। ओके, सो टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट।